नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक और सुखद समाचार हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम से साझा करना चाहेंगे कि कोई शायद वो GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज या जिसे आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से अभी भी कांग्रेस कह रहे होंगे, तो उसी का उसी के कोई नेता ये कहते सुने गए कि उनको खतरा न नीतीश कुमार से है, न तो बीजेपी से है, न किसी से भी है। उनको खतरा सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल के वो YouTube वाले सर से है, यानी उनका इशारा मुझ पर था। देखिए, हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी आवाम के आगे हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम तो उन्हीं में से एक हैं। इतना जरूर है कि ईश्वर खुदा या गॉड या वाहिगुरु की एक रहमत है, कृपा है कि उनकी कृपा से ये भाव जगा है कि अपने देश को, अपने देशवासियों को बहुत संकट से गुजर रहा है ये देश भी और हमारे भारतीय भाई बहन, उनको उबारने की कोशिश की जाए। और हमारे जो अमर शहीद रहे हैं, जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू इत्यादि की कुर्बानी और शहादत, जिन अमर शहीदों ने इन सरीखे जिन अमर शहीद और महान देशभक्त और क्रांतिकारी हमारे इन नेताओं ने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, ये मुल्क की आज़ादी और सभी भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति के भाव का संचार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और प्राणों के साथ साथ अपना सर्वस्व
भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया। तो नहीं कि कुर्बानी और शहादत ही प्रेरणा से या उसी ताकत के बल पर हम जो एक कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, तो ये दो ही ताकत कर रही है। वरना हमें हमारा कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, मेरा कोई ज़्यादा वजूद और अस्तित्व तो नहीं है, और है भी तो हम आप ही के बराबर, आप ही लोगों में से एक है। और एक बात और भी ये बताना चाहते हैं, ये जो भ्रम है लोगों में, कुछ लोग मोदी को खुदा मानते हैं, कुछ लोग राहुल को की चमचागिरी में इस देश का खुदा मान बैठे हैं। ऐसे वो भी भ्रम जो है वो तोड़ देना चाहिए कि हमारी आवाम के आगे और हमारी आवाम की अहमियत और उसकी ताकत के आगे ये लोग कुछ नहीं। तो अपनी आवाम की अहमियत बताने के लिए ही और जताने के लिए भी, समझाने के लिए भी ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों में एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, आपसी सहयोग, सम्मान, सब कुछ भारतीयता आधारित स्थापित करने की कोशिश में है। तो वो जो महोदय थे GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के वो कोई नेता थे, वो कह रहे थे कि हमको किसी से खतरा नहीं है, बल्कि जो YouTube वाले सर या उन्होंने संदर्भ मेरा दिया उन्हीं से खतरा है। जब किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मुझसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के या हमारे भारतीय समाज की का एक बहुत बड़ा तबका है जो किसी भी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा लेता है अपनी क्षमताओं के अनुसार, लेकिन उसको जो चाहिए वो चाहिए सुकून। तो भारतीय अवाम ताकत दल और मैं अपने भारतीय भाई बहनों में सिर्फ सुकून की बात करते हैं, और वो उनके अनुसार कि भाई जो पैगाम दिया जा रहा है कि सभी लोग भारतीय हैं, उस भारतीयता का एहसास करिए और वैसा बर्ताव करिए, वैसा आचरण व्यवहार करिए ताकि वो माहौल आए। क्योंकि ये इस देश में यानी जो बिखराव की जो समस्या है, जो विखंडन की जो समस्या है, आपसी तनाव की जो समस्या है और नफरत का जो माहौल चल रहा है, इससे हमारा देश जो है बहुत बुरी तरह शिकार है उसका, और उससे जूझ रहा है। और एक बात और, ये सारी जो चिंताएं जो भारतीय जनता दल व्यक्त कर रहा है, आप लोग देखते होंगे कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की देश की और अपने अवाम की चिंता नहीं कर रहा है। और उसका कारण भी है कि ये राजनीतिक दल तो इसी बिखराव पर, इसी विखंडन पर और इसी नफरत पर जो कि इस देश के लिए समस्या है, उसी पर इनकी राजनीति चल रही है, उसी पर इनकी वोट और सत्ता हथियाने की साजिश चल रही है। तो वो भला क्यों इसको समस्या मानेंगे, वो भला क्यों इसकी चर्चा करेंगे, और वो भला क्यों ये चाहेंगे कि ये बिखराव, ये विखंडन, ये नफरत इत्यादि खत्म हो जाए। नहीं तो फिर उनकी जो स्वार्थ नीति का क्या होगा। स्वार्थ नीति का नाम इसलिए लिया गया कि हर तरह की स्वार्थ नीति और हर तरह की घटिया नीति, जिसमें कि भ्रष्टाचार भी आता है, तिकड़म भी आता है और अपराध भी आता है, उसको इन समूहों ने
इन ताकतों ने, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, इन्होंने राजनीति का नाम दे दिया है। तो आप लोग देखते होंगे, थोड़ा मैं वो परिचय करवाता हूँ कि जब भी कोई आप कोई चर्चा आप छेड़िए, वार्तालाप करिए, तो किसी के भी स्वार्थ को तुरंत एक शब्द, किसी के भी स्वार्थ को तुरंत एक शब्द का नाम दिया जाता है, क्या कि अब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। मतलब कि स्वार्थ नीति को, यानी स्वार्थी गतिविधि को आजकल जो प्रचलन है उसको पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है, राजनीति का नाम दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हर किस्म की सबसे घटिया से घटिया जो स्वार्थ वाली जो गतिविधि है, स्वार्थी व्यक्तिगत स्वार्थ की जो गतिविधि है, या उसके साथ अपराध या भ्रष्टाचार या तिकड़म, इसको जो है, जो प्रचलन चला है उसके अनुसार उसको राजनीति का नाम दिया गया है, जबकि राजनीति इसके लिए नहीं है। राजनीति देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है। तो यह भी बहुत एक अवधारणा की गिरावट है। माने दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिटेरियोरेशन in the deterioration with regard to the conception of a politics. तो इस तरह की जो है, तो उनका ये कहना था कि यदि सब लोग भारतीयता के माहौल में आ जाएंगे तो लोगों को सुकून आएगा और लोगों में सद्भाव आएगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और जब राष्ट्र मजबूत होगा तो ये जितनी दुकानें चला रहे हैं, ये इनको अपनी दुकानों की चिंता है, यानी जो कि भेद विभेद, नफरत और विखंडन पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, इनकी इन दुकानों का क्या होगा। तो उसी संदर्भ में वो जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी के जनरल चौकड़ी काकस के वो नेता कह रहे थे। हो सकता है कि भाई उनकी इन चिंताओं में कुछ वास्तविकता हो और वास्तविकता हो भी सकती है, लेकिन ये तो उनकी सोच है, क्योंकि वो अपनी उस दुकान की चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमको, पूरे आवाम को, देश के लोगों को, किसी के इस तरह के जो विखंडनकारी ताकतें हैं, उनकी दुकान की चिंता छोड़ करके सिर्फ देश की चिंता करनी है और अपने आवाम की चिंता करनी है। इसलिए उनकी चिंता को छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी चिंता क्या है कि हमारे देश में माने संपदा भी है, खनिज संपदा भी है, ऋतुएं भी मेहरबान हैं और काबिलियत भी है, टैलेंट भी है, लोग जीनियस भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सब व्यर्थ हो जा रहा है, सब तबाह हो जा रहा है, इन्हीं के कारण। जो आपसी नफरत है, नफरत जो फैलाई जा रही है, भेद विभेद किए जा रहे हैं, हमारा देश, हमारा भारतीय समाज वो बिखराव से जूझ रहा है। हमारा देश, हमारा भारतीय समाज एक विखंडनकारी वो साजिश को झेल रहा है। इसी में हमारा जितने भी मार्मिक पहलू है हमारे, कि हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग काबिल हैं, हमारे लोग टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, और सभी कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी हम पर मेहरबान हैं। ऋतुएं, तीनों ऋतुओं की मेहरबानी मैं समझता हूँ कि विश्व में किसी और देश के साथ होगी ही नहीं। कहीं तो जो है रेगिस्तानी है और वर्षा का नाम नहीं, और कहीं ठंडकी है, गर्मी का नाम नहीं, कहीं
और कहीं गर्मी गर्मी है, ठंडक का नाम नहीं। लेकिन नहीं, भारत एक ऐसा एक अकेला देश है, ऐसा सौभाग्यशाली देश है कि तीनों ऋतुएं इस पर मेहरबान है। खनिज संपदा भी प्रचुर है, सब कुछ है। सब कुछ आज तबाह हो रहा है इन्हीं के कारण। हमारे देश का संविधान बन गया, संविधान के आधार पर देश चलने के लिए जो है वो संविधान बनाया गया। तब भी देखिए क्या विडंबना है, क्या दुखद वाली बात है कि उस संविधान का जो आदेश है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका सरासर उल्लंघन। आवाम नहीं, ये राजनीतिक दल, और यहाँ तक जब उसी संविधान का शपथ लेकर के भी जो मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब भी उसका अनादर कर रहे हैं भारत के संविधान के आदर्शों का। वो साक्षात उदाहरण है ये योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जिस संविधान की शपथ लिया है, वो कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। और ये महोदय, योगी आदित्यनाथ महोदय बराबर बोलते हैं कि हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। यदि कोई देशभक्त किस्म की हुकूमत होती केंद्र में, उनको 1 मिनट में बर्खास्त कर देती और उनकी औकात भी दिखा देती उनको, योगी आदित्यनाथ जी को, कि महोदय आपने जिस संविधान की शपथ लिया है वो आपको निर्देशित करता है कि आप भारतीय हैं, न कि आप हिंदू हैं और हिंदू होने पर गर्व की बात आप करें। और इसी प्रकार ये असदुद्दीन ओवैसी की जो वकालत भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है छीन लेता। सुप्रीम कोर्ट में भी वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम संविधान के पालक हैं। और कौन से पालक हैं आप भाई? ये असदुद्दीन ओवैसी आपकी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और बराबर जो है उस संविधान के आदर्श का बराबर उल्लंघन करता है। हर वक्त मुसलमान वो ये चले वो जा रहा है। और आप उसकी मान्यता छीनने के लिए आप उसकी जो क्या कहते हैं कि वो प्रैक्टिस की जो मान्यता है, जो लाइसेंस है, छीनने के लिए उसकी लाइसेंस को छीनने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। तो कैसे माना जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय आप जो है संविधान की वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं और भारतीय आवाम ताकत दल कहता है, कम से कम किसी और से कार्रवाई तो हो। कम से कम हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय ऐसे वकील जो कि अपने को मुसलमान और सरेआम कहते हों और भारत के संविधान के उस आदर्श और उस निर्देश का सरासर उल्लंघन करते हों। कौन सा निर्देश? जो प्रस्तावना के जरिए कहता है कि हम भारत के लोग हैं। तो कम से कम शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी से तो आप करते। और इस प्रकार आपको तमाम इस तरह के तत्व मिल जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय, आपको तमाम इस तरह के तत्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बेस में आपको मिल जाएंगे। सबकी जो है लाइसेंस, प्रैक्टिस की लाइसेंस आप छीनिए, कुछ तो आप करिए। तो और यही नहीं, इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, प्रकाश राजभर की पार्टी है, और जो है ये संजय निषाद की जो पार्टी है, और सबसे बड़ी जो ये अपने को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहता है, उसका नेता जब ये कहता है कि यह देश ही नहीं है, यह राष्ट्र ही नहीं है, तो तुरंत जो है भारत निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य बनता था कि तुरंत इसकी मान्यता छीनता।
लोगों की निष्क्रियता, इन संस्थाओं की निष्क्रियता ही तो इन देश विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ाती है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि जिस वक्त ये गद्दार राहुल गांधी जिस वक्त उसने कहा कि यह भारत जो है वो राष्ट्र ही नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग का ये तुरंत उसकी ड्यूटी बनती थी, उसका फर्ज बनता था कि तुरंत जो है इस कांग्रेस की मान्यता वो छीन लेता। तो कुछ तो वो आप डिटरेंस जब तक आप नहीं करेंगे तो इन देश विरोधी ताकतों, देश के गद्दारों का हौसला कम कैसे होगा, बताइए ना। तो और उसी प्रकार ये बीजेपी जब चुनाव में जो हिंदू एकता की बात करती है, 80-20 की बात करती है, इस बीजेपी की भी मान्यता छीनी जानी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग महोदय, आप जो है धृतराष्ट्र की तरह जो बैठे रहते हैं आंख बंद करके, उसी का दुष्परिणाम है कि ये राजनीतिक दल जो है संप्रदाय के आधार पर, जातियों के आधार पर विखंडन का ये तांडव कर रहे हैं। मैं साफ कह दे रहा हूं। तो ये समस्याएं अपने आप नहीं है, लोगों का योगदान है इन समस्याओं को आगे, इन समस्याओं को आगे बढ़ाने का। तो लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, सबसे बड़ा समाधान आपके पास है। जिस वक्त उस ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इनको नस्ल में नाबूद कर देंगे, ये सारे काले अंग्रेज भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी से, कांग्रेस से लेकर के टीएमसी से लेकर के कम्युनिस्टों से लेकर के इत्यादि, सबका इलाज आपके हाथों में है। लेकिन समस्या आपके साथ भी है। आप लोगों ने अपनी विवेकशीलता खो दी है जातिवाद के चक्कर में। आपने अपनी विवेकशीलता खो दी है संप्रदायवाद के चक्कर में। आपने अपनी विवेकशीलता खो दी है। कौन सी विवेकता? जो कि राष्ट्रीय हितों के संबंध में वो जो कि फैसला ले सकती थी, राष्ट्रीय हितों के पक्ष में जो विवेकशीलता फैसला ले सकती है, वो विवेकशीलता आपकी बंधक हो गई जातिवाद के चक्कर में। राष्ट्रीय हितों के राष्ट्रीय हितों के विषय में सोचने वाली जो विवेकशीलता है, वो बंधक हो गई आपकी सांप्रदायिक जो है सोच की। राष्ट्रीय हितों के विषय में सोच की विवेकशीलता बंधक हो गई भाषावाद के भाषावाद का जो सोच है, जो जहरीली सोच है, उसकी शिकार हो गई, उसकी भेंट चढ़ गई। उसी प्रकार राष्ट्रीय हितों की राष्ट्रीय हितों का ख्याल करने वाली जो विवेकशीलता जो है, वो बल चढ़ गई प्रांतवाद या प्रांतिक कट्टरता की बल में। तो ये बहुत बड़ी कमी है। जब तक इस कमी को आप दूर नहीं करेंगे और राष्ट्रीय हितों वाली विवेकशीलता आप वापस नहीं लाएंगे, आप इन जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, देश की गद्दार ताकतें हैं, देश की दुश्मन ताकतें हैं, इनका इलाज आप नहीं कर पाएंगे। और इस सब का खमियाजा मतलब कि भारत निर्वाचन आयोग ठीक से काम ना करे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालयगण नहीं ठीक से काम करे, लेकिन खामियाजा भुगतना आपको है सभी का। जबकि
मताधिकार का अमोघ अस्त्र आपके हाथों में है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, इसका हल आप ही को ढूंढना है। उसका हल जो है ढूंढवाने के लिए ही भारतीय जनता दल लगातार प्रतिदिन 1 घंटे से ऊपर का वीडियो जारी कर रहा है, आपको जगाने के लिए, आपको भारतीयता के आधार पर एक करने के लिए, आपके अंदर राष्ट्रीय हितों के प्रति संवेदनशील होने वाली विवेकशीलता को वापस लाने के लिए। ये जो अपने को राष्ट्रीय दल कहते हैं या मेन स्ट्रीम पार्टी करते हैं, उनके चरित्र, उनका चाल चलित चेहरा और या फितरत या डीएनए को समझना बहुत जरूरी है। और कुछ नमूने, अच्छा, और नमूने के तौर पर भारतीय जनता दल जो है जब भी मौका आता रहता है भारतीय जनता दल बताता रहता है। तो कल एक परिचर्चा सुनी गई, और परिचर्चा किसमें थी? न्यूज़ 18 इंडिया एक चैनल है, आप लोग देखते होंगे। तो उसमें एक कार्यक्रम लेके आता है अमन चोपड़ा कि देश को नहीं झुकने देंगे। यह एक लुभावना जो शीर्षक है या कैप्शन या हेडिंग है, जो भी है, यह चुराया हुआ है। मोदी जी ने कभी बोला था कि हम देश नहीं झुकने देंगे और क्या हम उसको मिटने नहीं देंगे। तो उसी से चुरा करके ये अमन चोपड़ा, और ये अमन चोपड़ा जो है पहले जी न्यूज़ में था, अब आजकल आ गया है न्यूज़ 18 इंडिया में। तो उसी के आधार पर एक शीर्षक बना करके कि देश नहीं झुकने देंगे करके वो कार्यक्रम चलाता है 8 बजे शाम को। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमांशु त्रिवेदी थे, और जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस की ओर से वो आलोक शर्मा था, और भी लोग थे। अब देखिए, आलोक शर्मा उस जीएनपीसी की ओर से धाड़ के कह रहा है हिमांशु त्रिवेदी की ओर कि चीन जो है हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हिमांशु त्रिवेदी, अब देखिए यहीं पर गद्दारी शुरू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी और उसके हिमांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ताओं के द्वारा। गद्दारी, क्या गद्दारी? हिमांशु त्रिवेदी जानता होगा कि इस देश की जमीन पर चीन जो कब्जा करके बैठा है, वह इस देश का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू की गद्दारियों का दुष्परिणाम है। तो ये गद्दार हिमांशु त्रिवेदी जानता था, लेकिन सिर्फ जीएनपीसी को बचाने के चक्कर में उसकी घिघी बंद थी, एक शब्द नहीं निकला। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया कि 42,000 वर्ग मील जो है 62 की जो लड़ाई थी, लड़ाई के बहाने ये जो नेहरू था, और नेहरू के विषय में भारतीय जनता दल ने इसी YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से बराबर बताया है कि वह कितना खतरनाक है। यदि उसको क्वालिफाई किया जाए या यदि उसका वर्णन किया जाए, तो वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। फिर से मैं कह दे रहा हूं
जो 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 गद्दार जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और इस देश का बहुत घातक दुश्मन था। हालांकि ये चीजें उसका इससे भी ज्यादा घिनौना है, तो ये चीजें उसको जो है क्वालिफाई करती। तमाम भारतीय जनता दल तो इधर उधर से अध्ययन करके सब लाया है, लेकिन इससे भी अधिक वो घातक उसका यानी वो करतूतें रही है और चरित्र रहा है हमारे भारत के खिलाफ। तो ये हिमांशु त्रिवेदी की गद्दारी जो आप देखिए, गद्दारी जो आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखिए, वो जानते हुए कि जो चीन जो 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 दबा के बैठा है भारत की जमीन, वह गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का दुष्परिणाम जो है झेल रहा है अपना देश भारत। तो इसकी हिमांशु त्रिवेदी की खिड़की बंद थी और वो हंस रहा था। सवाल इस बात का है, और इसके विषय में मैं कुछ और भी हम वो बता दें कि 62 की लड़ाई में ये नेहरू हमारे देश या लद्दाख का जो है 42,000 वर्ग मील अपने दुश्मन चीन के हाथों इसने दे दिया। जब इस पर कुछ सवाल हुए संसद में, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जवाब क्या देता है? कहता है कि भाई उतनी जमीन चली गई तो क्या होगा, वहां तो घास भी नहीं उगती है। हालांकि एक बहुत हल्का सा प्रश्न जो है वो महावीर त्यागी ने किया कि भाई हमारे सिर पर भी बाल नहीं है, तो क्या यानी हमारा सिर भी काट करके चीन को क्या हमारा सिर भी काट करके आप चीन को दे देंगे? लेकिन इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का जवाब जो है इतने घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू के समक्ष कायरता का प्रतीक है, चाहे वो महावीर त्यागी हो, चाहे कोई भी हो। जवाब तो ये बनता था, महावीर त्यागी जो उसमें वो सांसद थे लोकसभा के, और ये सन 50 के दशक की बात है, नहीं 50 नहीं बल्कि 60 के दशक की बात है। तो जवाब तो ये होना चाहिए था कि अरे नेहरू, तुम्हारे सर पर भी बाल नहीं हैं, एक भी बाल नहीं है, तो क्या तुम्हारा भी सर काट करके चीन को सौंप दिया जाए? ये जवाब बनता था। लेकिन इन गद्दारों के आगे कायरता, और इन गद्दारों के आगे वही कायरता है जो इस गद्दार जीएनपीसी के समक्ष इस बीजेपी या उसके प्रवक्ता हिमांशु त्रिवेदी की कायरता और गद्दारी है। तो 42,000 वर्ग मील तो वो दे दिया, लेकिन उसके पहले 1959 में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके भारत के खिलाफ विश्वासघाती एक माहौल, भारत के खिलाफ एक विश्वासघाती माहौल बनाया। हिंदी चीनी भाई भाई। किसने बनवाया? इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके उस विश्वासघाती माहौल के दौरान इसने चीनी सेना को घुसवाया नेफा में, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आजकल वही अरुणाचल प्रदेश हो गया है। तो जब यह खबर लोगों को लगी कि इधर तो हिंदी चीनी भाई हो रहा है, और उधर ये नेहरू जो है चीन की सेना को घुसवा रहा है अपने देश में या नेफा में, तो जब इससे सवाल किया गया
तो ये बोला कि हाँ हाँ हमको मालूम है और हमने चीनी नेताओं से बात कर ली है और वो चीन की सेना वापस हो जाएगी। वो चीन की सेना वापस नहीं हुई और वही जो है गद्दार नेहरू के द्वारा घुसाई हुई चीन की सेना ने वहाँ पर जो है कॉलोनी, वहाँ पर उसने कॉलोनी बना ली है और कॉलोनी से संबंधित तमाम जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं या ढांचागत जो सुविधाएं होती हैं उसने विकसित कर दी हैं, तमाम रोड इत्यादि जो है। तो उसी का फोटो जो है नासा, जो कि स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, वो फोटो लेकर के उसने जो है वो वायरल किया इस पर सोशल मीडिया पर। उसी फोटो को लेकर के वो राहुल, वो ये गद्दार राहुल वो चिल्लाता रहा कि मोदी ने चीन को इस देश में घुसवा दिया है, मोदी ने चीन को इस देश में घुसवा दिया है। किसी बीजेपी नेता की यह हिम्मत नहीं हुई या यह मंशा नहीं हुई कि भाई जो जिसकी तुम बात कर रहा है गद्दार राहुल गांधी, वह तुम्हारे बाप के नाना जो गद्दार था नेहरू, उसकी गद्दारी का वो नमूना है। तो इस कदर करता मत कहिए, ये करता ही नहीं। उस गद्दार जेएनपीसी को बचाने की ये गद्दारी है देश के खिलाफ बीजेपी की। बीजेपी के जाल में जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके हिंदू सनातन के लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं, ये राष्ट्रवादी कतई नहीं है। देश के दुश्मनों को पालने वाला देश का बहुत खतरनाक शत्रु होता है, इसको समझ लीजिए। बाकी चीजें इनका एक्सप्रेस वे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर को हमारे लोग भूल जाएं। जो इनका खतरनाक जो करतूत है देश के दुश्मनों का पाल के रखना, और उसमें जेएनपीसी कितनी खतरनाक है शायद हमारे देश के लोग, शायद हमारे देश के लोगों को अंदाज भी नहीं होगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय अवाम ताकत दल ने ये 4 साल से जो इस जेएनपीसी का जो असली चेहरा, भारत विरोधी चेहरा है, जो बेनकाब किया है, खास करके उसने मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के और जो सबसे गद्दार है ये नेहरू, उसके चेहरे को जो बेनकाब किया है, तो उसका इतना तो असर हो गया है कि जेएनपीसी वाले भी ये मानना शुरू कर दिए हैं कि इस गद्दार नेहरू ने भारत की जमीन, तिब्बत इत्यादि जो है दुश्मन चीन के हाथों दे दिया है। अब ये कबूलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कबूलते कैसे हैं? फिर उनकी शास्त्रीयता सामने आती है। वो कैसे कहते हैं कि हाँ, नेहरू ने भारत की जमीन चीन को दे दिया, लेकिन हाँ दे दिया, लेकिन आप क्यों वो चुप बैठे हैं? बीजेपी की ओर इशारा करके ये जेएनपीसी के नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि आप क्यों चुप बैठे हैं, आप क्यों नहीं लाते? अब देखिए, ये नेहरू ने अपने देश या लद्दाख का हिस्सा जो है अक्साई चीन के रूप में 42,000 वर्ग मील दे दिया चीन को। ये तिब्बत भी थमा दिया चीन को। तो जेएनपीसी वालों, इसी को तो गद्दारी कहते हैं। गद्दारी नहीं कहते हैं, यही है घोर गद्दारी। और जहां तक कि ये बीजेपी वालों को कह रहे थे भाई कि नेहरू ने तो दे दिया और आप वापस क्यों नहीं लाते,
तो इनकी अधिक से अधिक निकम्मापन ही आप कहते भाई निकम्मा है, लेकिन गद्दार तो आप है ना। गद्दार मतलब कि गद्दार तो नेहरू है ना। कम से कम ये स्वीकारिए, देश को बताइए, लोगों को बताइए कि कम से कम जीएनपीसी देश के सामने और देश के लोगों से, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से सरेआम बोले कि नेहरू ने जो इस देश का या लद्दाख का 42,000 वर्ग मील अक्साई चीन के रूप में दुश्मन चीन को दिया, तिब्बत दुश्मन चीन को दिया, तो नेहरू गद्दार था। तो इतनी बात तो आप बोलिए जीएनपीसी वालों देश के सामने। तो एक तो ये गद्दारी करते हैं और किस तरह का कुचक्र रचते हैं कुतर्क गढ़ने में। तो जीएनपीसी वालों से आगे भी सवाल है। इन समूह ने, नेहरू ने माउंटबेटन, अच्छा माउंटबेटन को बनवा कैसे, हमारा ये कहते हैं कि ये आजादी मिल गई 15 अगस्त को, और इसके आजादी मिलने के बाद फिर इस गद्दार नेहरू ने किसी अंग्रेज को ही इस देश का मुखिया बना दिया गवर्नर जनरल के रूप में। तो इसको क्या बोलेंगे जीएनपीसी वाले। लेकिन हमारा ये कहना है कि इन जीएनपीसी वालों को मुंह मत लगाइए, ये देश के गद्दार हैं। दुख इस बात का है अभी भी हमारे देश के लोग इसके मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। जरा सोचिए कि इस देश का इतना बड़ा गद्दार जो है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोग जब सुनते हैं तो कैसा आपको लगता है। राहुल गांधी जब जाता है ये गद्दार इस देश का, लोग आगे पीछे करते हैं उसके, आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, इसको देखिए ना। तो समस्या यहां पर है। मैंने किसी एपिसोड में कहा था देश में देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को चिन्हित करना होगा, उनको ईयर मार्क करना होगा, और कम से कम हमारी आवाम जो है इस दिशा में ये शुरू करे। अब कल का ही जो प्रोग्राम था, तो जो अमन चोपड़ा है सिर्फ मोदी की चमचागिरी में वो चला रहा था कि ये घर घर जो झंडा है वो देशभक्ति है कि जबरदस्ती है। अमन चोपड़ा से ये पूरा सवाल है कि कौन से मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, कौन सी देशभक्ति, पहले ये अमन चोपड़ा बताए। वो मोदी महोदय प्रधानमंत्री की क्षमता में 26 जनवरी के दिन इस देश को शर्मसार किया, और जिसके सामने ये उस परिचर्चा में हिमांशु त्रिवेदी बीजेपी का वो बोल रहा था, वो एक शब्द नहीं बोला कि यही तो हैं आलोक शर्मा, वो जीएनपीसी के, यही और कम्युनिस्टों से मिलकर के और आतंकवादियों से मिलकर के और अन्य देश विरोधी ताकतों से मिलकर के, और मोदी जी की पूरी साथ थी, उनका पूरा सपोर्ट था। तो इन दोनों से हमारे दिल्ली पुलिस के 400 से लेकर 500 जवान माने वो घायल किए गए, आहत किए गए, अस्पतालों में भर्ती हो गए। और यही ताकतें हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ गए, और चढ़ करके हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके आतंकवादी झंडा लगाया। यही तो ताकत है। आलोक शर्मा जो आलोक शर्मा
और जो है उसके जेएनपीसी, वामपंथी, आतंकवादी, और आतंकवादियों का हमेशा से साथ रहा है इस जेएनपीसी का, हमेशा वो बचाती रही है। उसके विषय में तो जो है वो कुछ नेता यहाँ तक कहते हैं कि भाई कांग्रेस वस्तुतः जो है ये जो इस्लामिक आतंकवाद है उसी का एक स्वरूप है। कोई नेता ये कह रहा था। देखिए, इस्लामिक आतंकवाद इस तरह से कहना ठीक नहीं। आतंकवाद होता है और वो इस्लामिक आतंकवाद हो नहीं सकता। इस्लाम एक पंथ है, वो तो स्वार्थी तत्व हमेशा जब भी हिंसा करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, लोगों का कत्ल करेंगे, तो किसी न किसी पंथ को चिपका करके वो छिपने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग वही गलती, वही दुष्टता करते हैं कि जो है फिर किसी पंथ को, चाहे इस्लाम को बदनाम करने के लिए हमेशा जो है वो इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद की बात करते हैं। ये अपराध हुआ, आतंकवाद हुआ, हत्या हुई, इसका किसी भी पंथ से, चाहे वो इस्लाम हो चाहे जो हिंदू सनातन है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बार बार कहा जा रहा है। और खैर ये विषय किसी और भटक जाएगा, लेकिन कि जब ये देश उन आतंकवादियों को झेल रहा था, कुछ वो खुद ही जो है वो माने कि जिहादी फलान इस्लामिक आतंकवाद करके वो इस्लामी और इस्लाम के लिए वो सब जो आतंकवादी बोलते थे कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं और इस्लाम की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो वो तो कहेंगे ही। वो तो जितने भी अपराधी होते हैं, जितने भी आतंकवादी होते हैं, जितने भी हत्या करने वाले होते हैं, वो पंथ को, किसी न किसी पंथ को ढाल बनाते हैं। लेकिन विवेकशीलता तो ये कहते हैं ना कि भाई कि उनको ठीक से पहचानी है, और जो है और जो उनकी साजिश है कि जो पंथ को ढाल बना करके उस साजिश को नाकाम करना है। तो जब नाकाम करना है तो हमेशा कहेंगे कि आतंकवादियों का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये अवधारणा और ये उपाय जो है हमारे देश के लिए जो है बहुत उपयोगी रहे। अभी ये देश जो है इसी अवधारणा के भूते जो है, अब यानी पूरी अवधारणा के भूते जो है पूरी कामयाबी भी नहीं पा सका। तब तक जेएनपीसी वालों ने शुरू कर दिया वो हिंदू आतंकवाद, और वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और स्वामी जो है वो सहजानंद को फंसा दिया। और कैसे फंसाया? पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिन सबों ने अपने उस अपराध को कबूल कर लिया था, वो तो आया था कोई गुरमीत सिंह के इंस्पेक्टर का, उसने कबूला था कि वो जो पाकिस्तानी आतंकवाद को समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट हुआ था वो कबूल लिया था। उसको इन जेएनपीसी वालों ने, और खास करके ये गद्दार सोनिया गांधी ने दबाव डाल करके उस पाकिस्तानी आतंकवादी को छुड़वा दिया और हिंदू आतंकवाद ये शुरू कर दिया। तो ये सब जो है कितने देश के दुश्मन हैं जेएनपीसी वाले। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम इसको गंभीरता से समझे। हमारी अवाम समझ रही है। ये भी एक सुखद अनुभव है। हमारी अवाम धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है। बिहार में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनमें जागरूकता आ रही है। और कई साथ बीजेपी के जो कि बीजेपी में थे कह रहे हैं भाई ये जो कार्य है मोदी, हमने बहुत उम्मीद की थी कि देश के दुश्मनों का सफाया करेगा, लेकिन हमको क्या पता था कि देश से दुश्मनों का सफाया करने के बजाय ये पाल रहा है उनको, और उनके हर पाप को धुल रहा है ये मोदी। ये हमारे खबर आई है कि हमारे माने बिहार में जो भारतीय भाई बहन हैं जो कि बीजेपी में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया।
तो लोगों में जागृति आ रही है कि ये मोदी जो है, ये मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में देश के सभी दुश्मनों को, यानी राजनीतिक दलों को भी और जो मीडिया के लोग भी हैं, उनको ये पाल रहे हैं। तो वो अमन चोपड़ा महोदय किस मोदी के राजभक्ति की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन इन्हीं देश के दुश्मन ताकतों के जो तत्वों के द्वारा अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को पिटवा दिया, और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में और सेना की टुकड़ी भी है, कंटोनमेंट भी है लाल किले के अंदर। यदि इनको आदेश होता 1 मिनट में इन सारे आतंकवादियों को 1 मिनट में जो है वो भून करके रख दिए होते, लेकिन सबको दबा के रखे थे मोदी जी, और पूरा मौका दिया इन आतंकवादी देश विरोधी जो ताकतों, वो ताकतें कौन है? यही जीएनपीसी, वामपंथी और वो खालिस्तानी आतंकवादी को पूरा मौका दिया मोदी जी ने। वो जो है यानी दिल्ली पुलिस को दबा करके, सेना को दबा करके उनको लाल किले पर चढ़ने के लिए और लाल किले पर चढ़ करके जो है वो अपने तिरंगा, अपने राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ने के लिए और चढ़ करके अपने दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगा को उतार करके खालिस्तानी आतंकवादी झंडा लगाने के लिए पूरा मौका दिया मोदी महोदय ने। जो है वो दिल्ली पुलिस को कोई आदेश न दे करके, सेना की टुकड़ी थी उसको भी कोई आदेश न दे करके उसको दबा करके देश को शर्मसार किया। कौन देश जो कि कहता है कि हम विश्व शक्ति बने जा रहे हैं, इतनी बड़ी इसकी सेना है, सब कुछ है, वो आतंकवादी आकर के जो, और वो आतंकवादी महीने भर से वो कह रहा था कि जो भी ये खालिस्तानी झंडा लगाएगा लाल किले पर, उसको वो $1 लाख देगा। इसके बाद तो इतना बड़ा देश को शर्मसार करने वाले को ये अमन चोपड़ा बोलता है कि उसकी देशभक्ति। तो सवाल इस बात का है कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी था, जब वो इस देश का सबसे बड़े गद्दार जीएनपीसी का प्रवक्ता वो आलोक शर्मा की उस उल्टे इन पर कह रहा था कि चीन ने हमारी जमीन को दबा रखा है, इसकी जबान नहीं खुली, इस कायर और गद्दार सुधांशु त्रिवेदी की, कि भाई जो चीन ने दबा रखा है वो तुम्हारे ही जो गद्दार नेहरू की गद्दारियों का नमूना है। ये नहीं बोल पाया, बोला नहीं जानबूझ करके, क्योंकि उसको तो जीएनपीसी को बचाना है ना। ये असलियत है इनके राष्ट्रवाद की। जीएनपीसी की रक्षा करना ही इनका राष्ट्रवाद है। उसमें एक बात, असल बात है ना कि ये सब जो है अमन चोपड़ा हुए मीडिया वाले एक दूसरे तरह की बहस, दूसरे तरह का नैरेटिव और इकोसिस्टम वो जनरेट करते हैं, ताकि जो इस देश की जो मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या क्या है? इस देश की सबसे जो है अभिशाप और गद्दार पार्टी जीएनपीसी, और अभिशाप बनकर जो है इस देश को बराबर वो डस रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और उसकी रक्षा कर रहे हैं ये मोदी महोदय। ये विषय है। इस विषय को ढकने के लिए तरह तरह के सब स्वांग वो रहते हैं मीडिया वाले। तो मीडिया वाले भी इस देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन और गद्दार है, और उन्हीं में ये अमन चोपड़ा है। मैंने पहले ही कहा था कि यह देश का सबसे बड़ा
परम राष्ट्रीय कर्तव्य होगा कि देश के दुश्मनों और देश के गद्दारों की पहचान की जाए। तो उन्हीं में से जो है वो अमन चोपड़ा जैसे और लोग भी होंगे, ये भी गद्दारी हैं जो कि मोदी महोदय की चमचागिरी में कर रहा था। और कौन मोदी महोदय? जो कि राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन जिन्होंने इन सारे देश विरोधी ताकतों को पूरा मौका दिया कि वो जो है हमारे दिल्ली पुलिस के जवान को घायल करें, हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ जाएं और हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी आतंकवादी झंडा लगाएं। जिसने शर्मसार किया है वो उसको ये अमन चोपड़ा बोलता है कि ये देशभक्त है। तो अमन चोपड़ा भी और अमन चोपड़ा जैसे लोग भी इस देश के बहुत बड़े दुश्मन और खतरनाक गद्दार है। और एक विषय और भी वो भटका रहा था, ये अमन चोपड़ा। देखिए, इन सब का वर्णन अमन चोपड़ा का वर्णन करना जरूरी नहीं है और इसकी सतत तमाम अरे गहरे सब हैं, लेकिन इससे कितनी खतरनाक प्रवृत्ति को ये टेंडेंसी को जन्म देते हैं, ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, सभी आदरणीय भारतीय भाइयों को जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक चर्चा वो चलवा रहा था कि राहुल गांधी इसको आरएसएस को देशद्रोही कर रहा था। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि ये जो आरएसएस है वह इस जीएनपीसी का बहुत बड़ा रक्षक है। उसी के निर्देश पर ही तो, आरएसएस के निर्देश पर ही पूरी बीजेपी और ये वाले और मोदी महोदय और सुधांशु त्रिवेदी लोग जो है हम बराबर जो है जीएनपीसी की रक्षा करते हैं। वो जो है निर्देश किसका है? आरएसएस का। तो देश को ये जानना चाहिए कि आरएसएस जो है जीएनपीसी की एक रक्षा कवच है और रक्षा जो है बड़ी विचित्रता बड़ी पिकुलियरिटी विचित्रता के साथ करती रक्षा। पहली विचित्रता यह है कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, इस देश की सबसे बड़ी गद्दार दुश्मन ये जो तंजीम है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं। और इसने मान्यता ले रखी है भारत निर्वाचन आयोग से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये सब बकवास से झूठा है। तो वो जीएनपीसी जो कि इस देश की सबसे बड़ी खतरनाक दुश्मन भी है, गद्दार भी है, अभिशाप भी है, जो है उसकी ये रक्षक है, रक्षा कवच है आरएसएस। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से इसको समझें और कम से कम इसको समझ जाएंगे तब भी इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। वो कल्याण कैसे होगा? तमाम हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है वह आरएसएस से तो भक्ति करता है और इस कांग्रेस से जो है वो उस कांग्रेस से दूरी बनाता है या घृणा करता है या नफरत करता है। कौन? हमारे हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन। वो कांग्रेस से नफरत करेगा लेकिन आरएसएस से भक्ति करेगा। कम से कम यह उसी को मालूम हो जाए कि ये आरएसएस जो है जिससे ये लोग नफरत करते हैं उसी का ये रक्षक है। तो ये कम से कम दोनों से नफरत करना शुरू कर देंगे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, आरएसएस से भी और जीएनपीसी से भी। और जरा देख लीजिए इधर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन आरएसएस से, बीजेपी से तो नफरत करते हैं और कांग्रेस से जो है वो कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं। हालांकि यही जो जागरूकता भारतीय जनता दल ने जो शुरू की है करीब 4 साल से,
कुछ कुछ उसमें बदलाव आया है, लेकिन अभी भी कुछ तबका है कि वो कांग्रेस से मोहब्बत करेगा और जो है आरएसएस और बीजेपी से नफरत करेगा। लेकिन यदि उसको ये मान पड़ जाए कि ये आरएसएस जो है उसी कांग्रेस का या उसी जेएनपीसी का रक्षक है, तो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन भी वो बीजेपी आरएसएस के साथ साथ जो है वो कांग्रेस से भी नफरत करना शुरू कर देगा। और इसी की जरूरत इसी बात की है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो कांग्रेस से भी आरएसएस से भी और आरएसएस से भी नफरत करें और नफरत करके उसको पहचाने। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी जो बीजेपी आरएसएस के साथ साथ कांग्रेस से भी नफरत करना और उससे दूरी बनाना और उसके मोह जाल से बाहर निकलना, यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। और तभी और ये दोनों समझ जाएंगे तभी तो यानी इन दोनों में एकता आएगी। यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब जिसको हिंदू कहते हैं, कह रहे हैं लोग, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन मतलब जिनको मुस्लिम कहते हैं, इन दोनों की एकता जो है भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, वह स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड है। इसको हर हालत में स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन जो साजिशें चल रही हैं इसी रीढ़ की हड्डी, इसी भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए सब साजिशें चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर इतनी नफरत चल रही है। और देश को जानना, खैर ये मुद्दा वो भटका नहीं। तो जहां तक आरएसएस का सवाल है, तो ये जो है राहुल गांधी ने बोला था कि ये देशद्रोही है आरएसएस। तो ये बताया जा रहा है और ये स्पष्ट है कि आरएसएस वास्तव में उस जेएनपीसी के रक्षक है। और वो रक्षा जो है बड़ी ही विचित्रता के साथ करती है। तो पहली विचित्रता या पिक्युलियरिटी ये है, वो कुछ भी आरोप लगाती है जेएनपीसी आरएसएस के ऊपर, और वो और किस चीज का आरोप लगाएगी, यानी जिसके जिन अपराधों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, वही अपराध करती है। लेकिन उसी का आरोप लगाती है जेएनपीसी आरएसएस के ऊपर। आरएसएस उसको आराम से उसको स्वीकारता है, रंज मात्र भी जवाब नहीं देता है। जैसे देशद्रोही, अब जेएनपीसी से बढ़ करके देशद्रोही कौन होगा? देश का दुश्मन कौन है? देश का गद्दार कौन है? वो उल्टे आरोप लगा रहा है आरएसएस के ऊपर कि ये जो है देशद्रोही है। और आरएसएस चुपचाप उसके इतने खतरनाक आरोप को वो स्वीकार कर रही है। और यही नहीं, मौके बेमौके कहती है आरएसएस वो देश को तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला, और अपने नहीं, अपने कई छुटभइयों से जिनकी कोई औकात नहीं, सपाहियों से, और जो है वो टीएमसी वालों से, किसी जो बस आरएसएस को वो इस देश का वो तोड़ने वाला, फलाने वाला, वो ठिकाने वाला, वो ये कहलवाती। और आरएसएस आराम से जो है उसको वो स्वीकारता है। और क्यों आरएसएस क्यों स्वीकारता है? सिर्फ जेएनपीसी को बचाने के लिए, ताकि लोगों को यह यकीन हो कि जो जेएनपीसी कह रहा है वो सही है। तो एक तो ये तरीका हुआ। और मौके बेमौके जो है, जब कोई मुहिम जो है इस जेएनपीसी के खिलाफ बहुत आगे बढ़ जाती है, तो उस मुहिम का जो पूरा गुब्बारा है उसको आरएसएस जो है वो प्रिक कर देता है, छेद कर देता है। उस पूरे गुब्बारे की हवा, पूरे उस प्रयास को इन्होंने जेएनपीसी के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के पूरे गुब्बारे की हवा निकाल देता है आरएसएस। उसका एक उदाहरण हम बता रहे हैं आप सभी।
आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने ये 2013 मान लीजिए 13 आखिरी से इसे बीजेपी वालों ने शुरू किया था, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। तो बीजेपी वालों का जो है कांग्रेस मुक्त भारत जो है 3-4 साल चला। 16-17 में आकर के ये आरएसएस बोला है कि कांग्रेस मुक्त भारत ऐसी कोई चीज नहीं होती है। कांग्रेस का भी वो आजादी में काफी योगदान है, तो कांग्रेस मुक्त भारत ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो जो बीजेपी का जो गुब्बारा था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी इस आरएसएस ने पूरी हवा निकाल दी। इसके बाद सारे बीजेपी वाले सुप्त हो गए, उनकी गिगी बंद हो गई कांग्रेस मुक्त भारत के समान। तो इसी प्रकार मौके ये जो आरएसएस जो है इस जीएनपीसी की रक्षा करती रहती। तो भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि आरएसएस एक तो राष्ट्रभक्त तो नहीं है। आरएसएस कदापि जो है राष्ट्रभक्त नहीं होने से, न तो सांस्कृतिक संगठन है न तो राष्ट्रभक्त संगठन है, लेकिन गद्दार भी नहीं है। हाँ, एक तरह से उसकी गद्दारी कही जा सकती है। जो ये इतने बड़े गद्दार जीएनपीसी की जो रक्षा करती है, उसके कारण जो है आरएसएस को इस देश का बहुत बड़ा गद्दार कहा जाएगा। वो ये चरित्र छोड़ दे और बराबर इसने इस आरएसएस ने इस जीएनपीसी की रक्षा में हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। जरा याद करिए कि ये मोहनदास करमचंद गांधी की जो हत्या होती है और उसकी हत्या के पहले ये तमाम इस तरह के तथ्य हैं। तथ्य ये हैं कि उस हत्या के पहले इस मोहनदास करमचंद गांधी पर कई आक्रमण होते हैं। तो जरा कल्पना करिए, इस देश का जो प्रधानमंत्री है नेहरू, गद्दार नेहरू, वो बराबर जिसको हमेशा चमचागिरी में बापू 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 कहता रहता है, उस पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं करता है, सिर्फ बाबू बाबू कहता है। तो यदि ये तथ्य है तो इसके मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका थी। और ये भी तथ्य है कि उस मोहनदास करमचंद गांधी को 4 गोलियां लगी थी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने सिर्फ 3 ही गोली वो चलाई। और नाथूराम गोडसे को आरएसएस वालों ने पूरा पट्टी पढ़ा दिया था, सिक्का पढ़ा करके भेजा कि तुमको कुछ और बयान नहीं देना है, तुमको बस इसी की रट लगानी है कि हमने गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा। इसलिए कि इस तरह के बयानबाजी से, इस तरह के रट से ही वो गद्दार गद्दार जवाहरलाल नेहरू बच पाएगा, जिसकी कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में प्रमुख भूमिका थी। और दूसरा, इसके अलावा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत सहज में अंदाज कर सकते हैं कि जैसे कोई अपराधियों का एक गैंग है, समूह है, और उस अपराधियों का गैंग या जो है गिरोह जो है, उसका जो सरगना है, तो उस सरगना जो है उस गिरोह के किसी सदस्य के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा कोई बहुत बड़ा मकसद, लक्ष्य हासिल करता है, तो उस लक्ष्य के हासिल करने के तुरंत बाद ही
जिसकी सहायता से, यानी जिसको सीढ़ी बना करके वो लक्ष्य हासिल करता है, सबसे पहले उसी सीढ़ी को कोई समाप्त करता है, क्योंकि वो जो सदस्य है उस गिरोह का कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है, कभी भी वो मुंह भी खोल सकता है, मुंह खोल करके इसका जो है पूरा काला चिट्ठा भी सबके सामने कर सकता है। तो तुरंत तो उस गिरोह का जो सरगना जो है, सबसे पहले जो है उस गिरोह के उस सदस्य को समाप्त करता है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से वो लक्ष्य हासिल करता है। ठीक यही चीज मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या क्या साजिशें करके यहाँ तक कि देश को भी बांट करके और पाकिस्तान बनवा करके और 25 से 30 लाख लोगों को मार करके और 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़ करके उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को अब हमारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में थोपा, जिस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, जिस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में इस देश की जनता नहीं थी, क्योंकि इस देश की जनता, लोग बताते हैं, वो जो है इस देश की जनता उस समय जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। इस देश की जनता, कांग्रेस जो है वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। उस गद्दार नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था। सिर्फ ये गद्दार, इस देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और वो माउंटबेटन, वो अंग्रेज, यही दोनों, और ये दोनों मिलकर के इतने बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू को अपने देश के ऊपर थोप के गए। तो इतनी बड़ी साजिश किया इसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने उसे नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, तो सत्ता मिलते ही ये वही मोहनदास करमचंद गांधी जो है सबसे बड़ा खतरा बन गया, जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो इस खतरे को अपने रास्ते से हटाना ही था। तो वास्तव में इसकी जांच नहीं हुई ना, जांच होती तो ये सारे तथ्य जो है देश के सामने आते कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में गद्दार जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका थी। जांच नहीं हुई ना, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को इस पूरे अपराध के मायाजाल से निकालने के लिए आरएसएस ने गोडसे का इस्तेमाल किया और गोडसे को सिखा पढ़ा करके भेजा कि तुमको कुछ और नहीं कहना, तुमको बस इसी की रट लगानी है कि हमने ही गांधी को मारा, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, इसको और मजबूती देने के लिए उसने किताब भी लिख दी कि हमने गांधी को क्यों मारा। तो इस प्रकार से जो है इसने इसे आरएसएस ने इतने घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू की रक्षा की। और आज भी ये जेएनपीसी वाले उसे आरएसएस पर आरोप लगाते हैं कि ये जो अंग्रेजों के साथ दिए, फलाने देते। आरएसएस वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं, बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं, अरे ये जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले, ये जो है उस अंग्रेजी सरकार की चमचा थे, मुखबिर थे, दलाल थे। इसीलिए वो अंग्रेजी सरकार जो है उनको दामादों की तरह, जो जेल में भी बंद करती थी, तो दामादों की तरह जो है उनको सारी सुविधाएं दिया करती थी। तो ये आज़ादी के नाम पर जिसने दलाली की हो, मुखबिरी की हो, ये बात जो है आरएसएस भी जानती है। लेकिन आरएसएस कहती है कि आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और जब वो दम भरती है कि भाई हमने आज़ादी दिलाई, और जो आरएसएस जो है वो अंग्रेजों का इसने साथ दिया, और ये बात सिर्फ जो है जेएनपीसी ही नहीं बोलती है, जेएनपीसी के जितने चंगू मंगू हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, फलाने के लोग, ढेकाने के लोग, सब बोलते हैं
कि आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि अंग्रेजों के दलाल कौन थे? कांग्रेसी थे। मुखबिर कौन थे? कांग्रेसी थे। और ये कह रहे थे हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह देश को जानना चाहिए कि यह आरएसएस जो है गद्दार तो नहीं है, लेकिन गद्दार जीएनपीसी की रक्षा करने के कारण एक बहुत खतरनाक गद्दार बन गई है जमाने से। और वैसे भी आगे आने वाले एपिसोड में ये बताया जाएगा कि अंग्रेजों ने इस देश में एकता को तोड़ने के लिए क्या साजिशें की। पहली साजिश थी इस जीएनपीसी को पैदा किया 1885 में। जीएनपीसी जो है इस देश में माने भारतीय एकता को तोड़ने के लिए ही बनी थी, भारतीय एकता को तोड़ने के लिए। और उसमें एक कड़ी थी पाकिस्तान का निर्माण। और पाकिस्तान बनने की नींव इस कांग्रेस ने आजादी की जंग के दौरान ही 1909 में इसने रख दिया। 1909 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया और जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, उसको हुबहू इसने मान लिया इस कांग्रेस ने। उसी समय से इस कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने की इसने नींव रख दी। तो सवाल इस बात का है, तमाम तथ्य हैं कि इसकी गद्दारियों का और तमाम तथ्य हैं कि किस तरह से इसने फौज बनाई। चाटुकार इतिहासकार, चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग, चाटुकार मीडिया और पत्रकारों का, इस तरह के सारे पापों को ढकने के लिए एक झूठी महिमा मंडल। यह देश पर बहुत बड़ा अभिशाप है। जीएनपीसी में अभिशाप है और जीएनपीसी को बचाने वाला ये बीजेपी भी बहुत बड़ी अभिशाप है। लेकिन यदि यहीं तक कहा जाएगा हमारे भारतीय भाई बहनों, तो हमारे मुल्क के साथ बहुत नाइंसाफी है। इन अभिशापों को हम क्यों ढो रहे हैं? मताधिकार का अमोघ असर अपने पास है। इन सारे अभिशापों को, सारे काले अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है, ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।